अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में चुनाव से पहले सभी रिजल्ट घोषित करने की मांग की गई। आज कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा और पूरे प्रदेश में 7 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्णु जुड़ गए हैं संवाददाता नैनीताल से। वीरेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है? कितने बजे होगी और किस तरह के तर्क रखे जा सकते हैं दोनों पक्ष की तरफ से? देखिए अमन जी, अगर देखा जाए तो आज पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन आज 2 बजे के बाद बेंच नहीं है, तो अभी मेंशन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नॉमिनेशन पूरे मामले पर आज किए जा रहे हैं, लेकिन जो कई विषयों के रिजल्ट हैं वो नहीं निकले हैं, तो कई जो छात्र हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कई लोग जो है वो वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि कोर्ट लगातार उनके अधिवक्ताओं को ये कह रही है कि इस पूरे मसले को सोमवार को सुन लिया जाएगा और मेंशन की प्रक्रिया अभी भी हाईकोर्ट में जारी है। और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो लगातार कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर आज ही मामले की सुनवाई कर ली जाए। हालांकि कोर्ट इस पक्ष में नहीं है कि जो मामला है वो आज सुना जाए, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू की थी और आज नॉमिनेशन हो रहे हैं। 7 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ छात्र संघ के चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय है, उसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जिन लोगों के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिन लोगों के एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो पाई है, ना तो वो वोट डाल पाएंगे और ना ही वो किसी तरीके का चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज हाईकोर्ट से कोई राहत इन छात्र नेताओं को मिलती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार को इस पूरे मसले पर दोबारा सुनवाई हो सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा वीरेंद्र। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शनिवार को बाबा बागेश्वर धाम का परेड ग्राउंड में दरबार लगने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। आयोजनकर्ताओं को उम्मीद है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए परेड ग्राउंड में अन्य प्रदेश से भी लोग देहरादून का रुख कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी चौकसी बढ़ाने का दावा कर रही है। पुलिस ने कार्यक्रम के मद्देनजर आयोजनकर्ताओं के साथ में 2 दौर की मीटिंग भी कर ली है और नया ट्रैफिक रूट भी प्लान कर दिया है। तो वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर भारी भीड़ उमड़ सकती है और लोगों को जाम की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। आप देख रहे हो कि कार्यक्रम अंतिम चरण में चल रहा है और तैयारियां जोरों शोरों से है और प्रदेश की जनता में काफ़ी उत्साह है और लोगों में भीड़ तो आपको पता है, जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पूरे भारत में लगते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। कार्यक्रम स्थल को बदला गया मैडम, ये सुरक्षा का रीजन था। वहाँ पे जो वीआईपी और जो आम लोगों के लिए एंट्री की थी और हम नहीं चाह रहे थे कि सुरक्षा की वजह से उनको शास्त्री को कोई दिक्कत हो। देखिए, कार्यक्रम स्थल में पूर्व में भी प्रोग्राम हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहता है, जो पार्किंग को लेकर के रहता है, उसी हिसाब से हम लोग ड्यूटीज डिप्लॉय करेंगे। बागेश्वर धाम के महाराज के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देहरादून आ रहे हैं और परेड ग्राउंड में उनका दरबार लगने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शनिवार को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां आप देखिए परेड ग्राउंड में किस तरह से मुकम्मल की जा रही हैं। ऐन वक्त पर सुरक्षा कारणों से ये बताया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम स्थल को बदला गया है। इससे पहले रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ये कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन अब परेड ग्राउंड में, जो कि शहर के बीचों बीच है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज आप देखिए यज्ञ यहाँ पर चल रहे हैं और इसके अलावा जो पहाड़ी वाद्य यंत्र हैं उनको भी, उनकी टीम को भी यहाँ पर बुला लिया गया है और वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ शोभा बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में अन्य ज़िलों से भी लोगों के आने की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से भी ये कहा जा रहा है कि लोग आ सकते हैं। इसके मद्देनज़र सुरक्षा इंतजाम काफ़ी कड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।
शनिवार को बाबा बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देहरादून में रहेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल भी कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन धर्म के अनुयायी हर जगह हैं और देवभूमि में जो जय श्री राम का नाम लेगा उसके साथ में सब खड़े रहेंगे। हर संत के समर्थक होते हैं, हर संत को मानने वाले लोग होते हैं और देवभूमि में तो जो भी जय श्री राम का नारा लगाएगा उसके पीछे सब खड़े होंगे। तो हम वैसे तो हर संत का हमने हमेशा स्वागत किया, उनका भी स्वागत है इस राज्य के अंदर। अगर आप पनीर और पनीर से बनने वाली मिठाइयों को खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप इन नकली पनीर और मावा तो नहीं खा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून में फूड सेफ्टी विभाग ने एक बड़ी और नामी एवन डेयरी पर छापेमारी की और 600 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद किया है। डेयरी मालिक शादाब इस नकली पनीर को यूपी के रामपुर से खरीद कर लाता था और फिर देहरादून में बेचता था। इसकी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है। 4-5 क्विंटल के तकरीबन। अच्छा, तो कितने रुपए किलो आपको मिल रहा था? ये 240 रुपये। 240 रुपये किलो। तो आपने कभी पूछा नहीं कि इतना सस्ता? बस सर, हर कोई सस्ते के चक्कर में ही सस्ता मिल जाएगा। तो कहाँ बेचते हो इसे? तो सर कैमरे पे ना लो इस बात को, तो अलग मैंने इनको बता दिया है। कहाँ वैसे देहरादून में बेचते हो या कहीं और बेचते हो? ये हनुमान चौक साइड जाता है। दून की एवन डेयरी से कई मिठाई की दुकानों और छोटी डेयरियों में पनीर की सप्लाई होती है, लिहाजा माना जा रहा है कि कई जगहों पर ये सप्लाई होती होगी। त्योहारी सीजन में धड़ल्ले से नकली पनीर और नकली मावे की सप्लाई होती है और विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। इनके बारे में बहुत समय से हमारे पास एक शिकायत भी थी और हमारा जो इनपुट्स हैं हमारे पास जो आई हुई थी उसके आधार पे हमें कई दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे, तो ये हमें पता लगा और आज जो शिकायत भी थी और जो रेकी हमने की वो आज सही प्रूफ हो गई है। ये आपके सामने है। कितना सामान पकड़ा गया है सर आज? ये अबाउट 6 क्विंटल के आसपास है। त्योहारी सीजन में पनीर और मावे की मांग बढ़ने पर मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर चल रहा है। हरिद्वार में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा। लक्सर से देहरादून नकली पनीर ले जाने की सूचना पर विभागीय अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। जगजीतपुर पुलिस चौकी के पास सुबह करीब 4 बजे पनीर ले जा रही गाड़ी को रोका गया और ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर माल का बिल नहीं दिखा पाया। वहीं टीम ने 4 क्विंटल पनीर को गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया है। दिवाली के मौके पर बाजार में नकली पनीर और मावे का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। नकली पनीर को बनाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव होकर जनता के जीवन से खेल रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। देहरादून से सत्येंद्र बर्धवाल के साथ हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिसंबर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिलेवार धुआंधार भ्रमण कार्यक्रम लग सकते हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर शासन लेवल पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सचिव नियोजन ने सभी विभागों से शिलान्यास और लोकार्पण होने वाली योजनाओं की डिटेल मांगी है। मुख्यमंत्री के जिलेवार दौरे में इनका लोकार्पण भी किया जाएगा और वहीं योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम कार्यक्रम होंगे, यानी कि अब विधायक, मंत्री या फिर अफसर अपने लेवल पर योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण नहीं करा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया होते हैं और क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता से पूर्व जहां जहां कार्य संपन्न हो चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री घोषणाओं में, मंत्रियों की घोषणा में कुछ योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास तो मुख्यमंत्री से हमने भी आग्रह किया था यथा समय ये शिलान्यास और उद्घाटन हो जाए, जिससे कि वो धरातल पर उनका कार्य प्रारंभ हो जाए। इस दृष्टि से कार्यक्रम और स्वागत योग्य कदम है।
देहरादून से खबर है, अब राज्य में बिल्डिंग बनाने के मानक बदलेंगे। जोशीमठ आपदा के बाद से ही कवायद तेज हो गई है कि पहाड़ों में बिल्डिंग बनाने के मानक बदले जा सकते हैं। पहाड़ में भवनों की ऊंचाई कम हो सकती है। एनडीएमए की सिफारिश पर सरकार होमवर्क में जुटी हुई है, तो वहीं पहाड़ के जिलों में असुरक्षित मकान को भी चिन्हित किया जा रहा है। टिहरी में चंबा धरासू हाईवे पर सरायसू के पास में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का एक बड़ा खतरा यहां पर देखा जा रहा है। प्रशासन और बीआरओ के लिए भी इसका ट्रीटमेंट चुनौती बना हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक हफ्ते से लगातार पहाड़ी से बोल्डर और मलबा भी नीचे गिर रहा है, जिससे कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भी हाईवे को डाइवर्ट किया गया, जिससे कि लोगों को 22 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। डीएम का कहना है कि बीआरओ को भी ट्रीटमेंट के लिए निर्देशित किया गया है। बिना बारिश के भी इस पॉइंट पर पिछले 5-6 दिन से लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, और जो ऑल्दो हमारी मशीन्स और टीम्स लगातार वहाँ पर लगी हैं, लेकिन एवरी डे हम लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं और मलबा गिर रहा है। रास्ता हमारा ओपन हो जाता है बीच बीच में, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भी हमने बीआरओ जो उस रोड को देख रेख करती है उनको बता रखा है, और उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि इस पूरा इनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ में 8 साल में आर्च ब्रिज खस्ताहाल हो गया है। ब्रिज के ऊपर से भारी वाहनों के लगातार गुजरने से आर्च ब्रिज लगातार कमजोर हो रहा है। यहां तक कि आर्च ब्रिज के ऊपर का डामर भी पूरी तरह से उखड़ गया है। स्थानीय लोगों ने पुल के मरम्मत की मांग भी की है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि पुल की मरम्मत के लिए 52 लाख एस्टीमेट शासन को भेज दिया गया है और धनराशि मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। गमन है, उससे जो है पुल जो है काफ़ी मात्रा में डैमेज हो रहा धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि इसके आसपास ही कहीं नज़दीक एक छोटे से स्थान पे दूसरा पुल लग जाए, जो भारी वाहनों के लिए जो है विशेष स्तर बनाया जाए। ब्रिज जो है ये अप्रैल में ही हमारे पास जो है ट्रांसफ़र हुआ है पुनर्वास टीवी से, तो इसका हमने एस्टीमेट बनाया। इसका डेक स्लैब क्योंकि ख़राब है, डेक स्लैब इसका हमने इसका एस्टीमेट 52 लाख का बना के भेजा हुआ है। तो जैसे उसमें स्वीकृति प्राप्त होती है हम उस पर काम कर रहे हैं। हरिद्वार देहरादून के बीच में उत्तरी हरिद्वार में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार हो जाने से हाईवे के ट्रैफिक के अलावा स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ में फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के दौरान में अधिकारियों ने दिसंबर तक पुल को आम लोगों की आवाजाही के लिए शुरू करने का दावा किया। निशंक ने बताया कि इस बार यात्रा सीजन में लोगों को उत्तरी हरिद्वार में लगने वाले लंबे जाम से भी निजात मिल जाएगी। तो 2.5 किलोमीटर से भी बड़ा ये बन रहा है, ये अपने में ऐतिहासिक है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको हम नवंबर लास्ट तक पूरा कर रहे हैं, दिसंबर में हम इसको खोलेंगे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये बड़ा काम हो रहा है। रामनगर काशीपुर रोड पर एक नर गुलदार मृत हालत पर पाया गया। एनएच 309 पर इस गुलदार को किसी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिससे इसकी मौत हो गई है। इसकी मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना तराई पश्चिमी वन प्रभाग के ओम पोखरा रेंज की है। दृष्टिया देखने से लगा किसी गाड़ी से हिट हुआ है वो, तो आज पोस्टमार्टम होगा। बाकी मृत्यु के स्पष्ट कारणों का तभी पता चल पाएगा, लेकिन एक यंग मेल है वो। छात्र संघ चुनाव को लेकर नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट में सोमवार यानी कि 6 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में छात्र संघ चुनाव से पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई। उद्धव ठाकरे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां पर उद्धव ठाकरे ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उद्धव ठाकरे ने बद्रीनाथ में विशेष पूजा अर्चना की। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके साथ में मौजूद रहे और बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा संपन्न होने में अब करीब 15 दिन ही बाकी हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम में अब तक 17 लाख से
17,30,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और अभी भी हर दिन 8 से 10,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब अच्छी सड़क और यात्रा व्यवस्थाओं का अच्छा होना यात्रा में इजाफा का कारण माना जा रहा है। तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि यात्रा का आना, रोड का अच्छा होना और शासन प्रशासन को चुस्त होना, ये हमारे लिए एक फ़ायदा रहा क्योंकि यात्रा बढ़ती है तो व्यापारियों के चेहरे खिले होते हैं। और जैसे मैं ये कहूँगा, बद्रीनाथ की जो यात्रा आती है, बद्री केदार की जो यात्रा आती है, उसमें हमें फ़ायदा ही होता है। देखिए, इस बार हमारी जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो बहुत अच्छी चली। पिछले वर्ष से भी अधिक संख्या में इस बार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में आए हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब में भी क्योंकि अधिक लोगों के बीच में जागरूकता फैल रही है, रोडों की स्थिति अच्छी हो गई है, साथ ही हेली सेवा का भी लोगों ने जमकर फायदा लिया है। टिहरी में बदलते मौसम का असर लोगों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है और खासकर बच्चों और बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। जिला अस्पताल बौराड़ी में रोजाना 400 के करीब ओपीडी पहुंच रहे हैं मरीज, जिसमें ज्यादातर वायरल फीवर के मरीज हैं। वहीं सीएमएस का कहना है कि मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते लोगों में इस तरह की दिक्कतें देखी जा रही हैं और बच्चों में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। ड्राई ठंड हो रही है तो इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे जो आ रहे हैं खांसी और जुकाम, सर्दी लेके आ रहे हैं, बुखार भी हो रहा है। तो प्रिकॉशन में यही है कि बच्चों को अच्छे से गर्म कपड़े पहना के रखें और घर के अंदर ज़्यादातर रखने की कोशिश करें, बाहर ना निकलने दें और मास्क लगाएं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।